हेलो दोस्तों, जीसी सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एलसी राव का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो चर्चा का जो विषय है वो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए। चाहे बात 11th स्टैंडर्ड की करें या किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की करें, जैसे टीजीटी, ईआरटी या पीजीटी की करें, तो उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसका नाम है बोर परमाणु मॉडल। तो दोस्तों, आज हम लोग स्टडी करेंगे, आज हम लोग अध्ययन करेंगे बोर परमाणु मॉडल के बारे में। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं बोर परमाणु मॉडल। बोर परमाणु मॉडल यानी कि बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। इसके पहले जो मॉडल था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह बताया कि किसी भी एटम का जो सेंटर होता है, जिसे केंद्रक या जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, वह भारी होता है, ठोस होता है, और उसी में सारे के सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन उसी न्यूक्लियस के बाहर किसी भी कक्षा में न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्तीय पथ पर रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। बोर ने बताया, सन 1913 की बात है, 1913, बोर ने बताया ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन सभी बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। ये उन बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन कक्षाओं के लिए इनके कोणीय संवेग का मान क्या होता है, MBR। कोणीय संवेग MBR का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी अगर मैं बोर एटॉमिक मॉडल की बात करूं तो यहां पर हम एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे। बोर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया। ये पहला पॉइंट हो गया, इसका पहला पोस्टुलेट। प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बोर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को क्या किया, दूर किया। दूसरा पॉइंट ये जो है, परमाणु का जो किसी भी परमाणु का जो केंद्रक होता है, यानी उसका जो सेंटर होता है, ये नाभिक होता है। ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था, नाभिक कहलाता है। लेकिन रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते रहते हैं, आर रेडियाई वाले पथ पे घूमते रहते हैं। ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। बोर ने कहा ऐसा नहीं है, बोर ने बताया ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन सभी बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, ये कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो। क्या बताया इसने कि इलेक्ट्रॉन सभी बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते। ये कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये उन कक्षाओं में घूमते हैं, ये उन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं जिनके कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज हो।
पूर्ण गुणज हो। ये बताया किसने? बोर ने। बोर ने बताया ये सभी बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, ये उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। यानी कि कोणीय संवेग MBR इज इक्वल टू h/, किसके? 2 पाई के। यानी MBR इज इक्वल टू h/2 पाई के। यदि कक्षाओं की संख्या n हो, कक्षाओं की संख्या क्या हो? n हो, तो MBR की जो वैल्यू आएगी ये आएगा NH/, किसके हो जाएगा? 2 पाई के। NH/, किसके? 2 पाई के। आप जानते हैं जहां m जो है ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r कक्षा की त्रिज्या है, n कक्षा की संख्या है, जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन भी किया है इसे। h जो है यहाँ पे प्लांक नियतांक है, h यहाँ पे क्या है? प्लांक नियतांक है। इसकी जो वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड के होती है। MBR इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? NH/2 पाई। तो ये रिलेशन अपने को मिला, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन उस निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग MBR का मान क्या होता है? NH/2 पाई के बराबर होता है। जहां n क्या है? कक्षाओं की संख्या है, m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है आप जानते हैं? 9.1 इंटू 10⁻31 kg के। और यहाँ v जो है इलेक्ट्रॉन का वेग है, r कक्षा की त्रिज्या है, h जो है प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू किसके होती है? सेकेंड के होती है। ये इसका 3 पॉइंट ये हो गया। चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो चौथा पॉइंट होता है, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर या जिस कक्षा में घूमता है, इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर या जिस कक्षा में घूमता है उसे इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है उसे अस्थायी कक्षा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर घूमता है उसे क्या कहा जाता है? अस्थायी कक्षा कहा जाता है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा जो पोस्टुलेट इसका था, इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का निष्कर्षण नहीं करता है। बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस वृत्तीय पथ पर घूम रहा है वह ऊर्जा का प्लांक, जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर किसी भी r रेडियाई के पथ पर घूमता रहता है। तो प्लांक क्वांटम सिद्धांत होता है जिसे दिया था मैक्सवेल प्लांक ने, एक फिजिसिस्ट थे वो। उन्होंने बताया कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के सापेक्ष घूमता है तो अपने अंदर से एनर्जी को इमिट करता है रेडिएशन के फॉर्म में। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो उसे भी अपनी एनर्जी इमिट करनी चाहिए। तो वो रदरफोर्ड वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बोर ने उसी चीज को सुधारा। इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है उसे अस्थायी कक्षा कहते हैं, और घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का निष्कर्षण नहीं करता है। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का निष्कर्षण नहीं करता है। यह ऊर्जा का निष्कर्षण अथवा अवशोषण तब करता है जब इसे कक्षा परिवर्तन करना होता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है तो यह ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है? ये निष्कर्षण करता है। उनके ऊर्जाओं का जो यह अंतर होता है, यानी कि डेली जो होता है, ये h इंटू न्यू का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, या इसके कह सकते हैं हम लोग इसके क्या होता है? ये बराबर होता है। जहां डेली क्या है? ऊर्जाओं का क्या है? वो अंतर है। यानी मैंने क्या बताया आपको, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाता है
तो ऊर्जा का क्या करता है, वो अवशोषण करता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर आता है तो ऊर्जा का क्या करता है, वो निष्कर्षण करता है। ऐसा किसने बताया, बोर ने बताया। नेक्स्ट पॉइंट जो बताया बोर ने, जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है इसका बोर का, इसने बताया कि वृत्तीय पथ पर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपकेंद्र बल द्वारा क्या होता है, संतुलित रहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा क्या होता है, वो संतुलित रहता है। जो नाभिकीय बल से क्या होता है, वो पैदा होता है। यानी वृत्तीय पथ पर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपकेंद्र बल द्वारा क्या होता है, संतुलित रहता है, जो नाभिकीय बल से क्या होता है, उत्पन्न होता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अपकेंद्र बल बराबर अपकेंद्र बल ये बराबर होता है किसके, नाभिकीय बल के। नाभिकीय बल के अपकेंद्र बल जो होता है हमारा mv स्क्वायर वाई आर, ये इक्वल टू होता है जडी स्क्वायर बाई किसके, आर स्क्वायर के। mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू किसके, जडी स्क्वायर बाई आर के। अब आप यहाँ पर देखो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी अपने को मिलेगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, जडी स्क्वायर बाई किसके, आर के। और ये अपने को मिला समीकरण नंबर, ये मान लेते हैं 2 है, और ये समीकरण नंबर कौन सा है, 3 है। जहां m क्या है मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। v क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। z जो है न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या है, या सीधा सीधा हम लोग कह दें कि जो z है वो क्या है, उसका परमाणु का परमाणु क्रमांक है। e जो है पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। r जो है उस कक्षा की त्रिज्या है। ये समीकरण नंबर अपने को क्या मिला, 3 मिला। अगर हम लोग यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, फिर इसको बिठा करके मैं आगे बताता हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों, हम लोगों को 2 रिलेशन मिले हैं। ये पहला रिलेशन मिला है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान किसके, 2 पाई के। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपान किसके, 2 पाई के। समीकरण नंबर 1 माना था हम लोगों ने इसे। और दूसरा रिलेशन हम लोगों को मिला है एम वी स्क्वायर बराबर जडी स्क्वायर बाई किसके, आर के। तो अगर हम लोग यहां से रेडियाई कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। यानी समीकरण 1 का वर्ग करके, समीकरण 1 का वर्ग करके समीकरण 2 से समीकरण 3 से भाग देने पर, समीकरण 3 से भाग देने पर अगर मैं समीकरण 1 का वर्ग करता हूं तो ये आएगा आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये अपान किसके हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। और अगर समीकरण 3 से भाग दें हम लोग तो एम वी स्क्वायर, और ये अपान आएगा आपका जडी स्क्वायर बाई किसके, आर के। अब यहां पर देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल होगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा। यहां पर मिलेगा क्या अपने को, एम इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर अगर ऊपर चला जाएगा तो आर इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये अपान आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर जेड इंटू किसके, ए स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखो एक आर से एक आर और कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे एम आर इज इक्वल टू आया एन स्क्वायर, एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये अपान 4 पाई स्क्वायर जेड इंटू किसके, ए स्क्वायर के। आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से अपने को, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये अपान हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर जेड इंटू एम ई स्क्वायर की। तो यहां से हम लोगों ने आर की वैल्यू क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। किस तरीके से किया हमने, समीकरण 1 का वर्ग किया और समीकरण 3 से हमने क्या कर दिया, यहां से भाग दे दिया। अब आप जानते हैं यहां आर बराबर क्या है, जहां आर बराबर जो है ये कक्षा की क्या है, कक्षा की त्रिज्या है, कक्षा की त्रिज्या है। एन क्या है,
कक्षा की संख्या है, n कक्षा की संख्या है। h आप जानते हैं क्या है, प्लांक नियतांक है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि जिससे आप लोगों को याद हो जाए। h क्या है यहाँ पे, प्लांक नियतांक है। कितनी वैल्यू होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल इंटू किसके, सेकेंड के। पाई यहाँ पर कांस्टेंट होगा। जड़ जो है ये परमाणु क्रमांक है या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की क्या है, संख्या है। परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। और यम जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और ई जो है ये आवेश है। ई क्या है, आवेश है। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, +1.6 इंटू 10⁻, कितना होता है, -19 कूलाम के। तो ये जो होता है हमारा, यहां से हम लोग आर की वैल्यू आसानी से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए यहां से हम लोग, तो अगर सभी नियतांकों का मान रख दिया जाए, जैसे यम की वैल्यू रख दी जाए, ई की वैल्यू रख दी जाए, पाई की वैल्यू रख दी जाए, एच की वैल्यू रख दी जाए। मैं थोड़ा सा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर मैं मिटा करके ऊपर आराम से आपको बताता हूं। हाँ, तो देखिए, अगर यहां से सभी नियतांकों का मान रखा जाए, सभी नियतांकों का मान अगर रखा जाए, अगर इसको मैं समीकरण नंबर 4 मान लूं, तो यदि सभी नियतांकों का मान, नियतांकों का मान समीकरण 4 में रखा जाए, समीकरण 4 में रखा जाए, तो z बराबर 1 के लिए, z बराबर किसके, 1 के लिए, अगर z की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 1 लें, तो आर्यन की जो वैल्यू आती है, आर्यन, यन की वैल्यू क्या है वहां पे, कक्षाओं की संख्या। जैसे मतलब पहली कक्षा हो या दूसरी कक्षा हो या इस तरीके से कोई भी कक्षा हो, तो आर्यन की जो वैल्यू आती है ये आएगी 0.529 यन स्क्वायर की आती है। ये रिलेशन मिलता है हम लोगों को। यानी यदि सभी नियतांकों का मान इसमें समीकरण 4 में रख दिया जाए, तो आर्यन की जो वैल्यू आएगी 0.529 यन स्क्वायर की आएगी। अब देखो, यदि n बराबर 1 हो, यानी कि पहली कक्षा के लिए, यदि n बराबर क्या हो, 1 हो, यानी कि पहली कक्षा के लिए, तो R1 की जो वैल्यू निकल करके आएगी 0.529 यूनिट के आएगी। यदि n बराबर किसके हो जाए, 2 के हो जाए, यदि n बराबर किसके हो, 2 के हो, तो यहां से जो R2 की वैल्यू निकल करके आएगी वह 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इतने यूनिट के आ जाएगा ये। और यदि n बराबर किसके रखें हम लोग, 3 के रखें, तो R3 की जो वैल्यू आएगी 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, इतने यूनिट के आ जाएगा। यानी इन तीनों रिलेशन से हमको यह पता चल रहा है कि जो दूसरी कक्षा की जो त्रिज्या होती है वह पहली कक्षा की त्रिज्या की 4 गुनी, 2 दूनी 4, और ये 0.529। तो दूसरी कक्षा की जो त्रिज्या होती है यह पहली कक्षा की त्रिज्या की 4 गुनी होती है। तीसरी कक्षा की जो त्रिज्या होती है यह पहली कक्षा की त्रिज्या की कितनी गुनी होती है, 9 गुनी होती है। यहां से हम लोगों ने r की वैल्यू कैलकुलेट किया और z बराबर 1 के लिए n की वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में रखा, और इस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड किया, R1 की वैल्यू फाइंड किया, R2 की वैल्यू फाइंड किया और R3 की वैल्यू फाइंड किया, जिसमें ये रिलेशन निकल करके आया कि दूसरी कक्षा की जो त्रिज्या होती है पहली कक्षा की त्रिज्या की कितनी गुनी होती है, वो 4 गुनी होती है। तीसरी कक्षा की जो त्रिज्या होती है वो पहली कक्षा की त्रिज्या की कितनी गुनी होती है, 9 गुनी होती है। तो ये सारी की सारी वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमने r इज इक्वल टू क्या फाइंड किया है, r इज इक्वल टू फाइंड किया n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर z m इंटू किसके, e स्क्वायर। हम r की वैल्यू यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि इसकी आगे चल करके हमको क्या है, जरूरत है। यहीं से हम लोग v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। r इज इक्वल टू है n स्क्वायर h स्क्वायर और ये अपान है हमारा 4 पाई स्क्वायर z m इंटू किसके हैं, e स्क्वायर के। ये r की वैल्यू निकल करके आ गई हमारे लिए। अब यहां से अगर हम लोग v की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं हम लोग।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज करके फिर आपको बताता हूं कि v की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो v की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यदि हम लोग r की वैल्यू, r का जो मान है, अगर r के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए, r के मान को कहां पे रख दें हम लोग, समीकरण 1 में, यानी यहां से हम लोग लिखें r का मान समीकरण, r का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब r का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो mb इंटू r की वैल्यू कितनी है, n स्क्वायर h स्क्वायर, और यह पान है 4 पाई स्क्वायर जेड m इंटू किसके, e स्क्वायर के, और ये इज इक्वल टू आएगा NH अपान किसके, 2 पाई के। अब ये देखो इधर ये 4 पाई स्क्वायर जेड m इंटू e स्क्वायर का भाग हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहां से NH एक NH कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर NH बचेगा, यानी mv इंटू NH ये बराबर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर जेड m इंटू ई स्क्वायर वाई किसके, 2 पाई के। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा यहाँ से, तो m इंटू वी की m इंटू वी बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ से 2 पाई जेड m इंटू ई स्क्वायर, इतना आया, नीचे कुछ बचा नहीं है, और ये अपान किसके, यहाँ पर इसका मल्टीपल हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा NH के, या v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई, देखो m से m भी कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई जेड ई स्क्वायर वाई किसके, NH के। तो ये वैल्यू निकल करके आएगी किसके लिए, v की वैल्यू निकल करके आएगी। जब r का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो उस कंडीशन में v इज इक्वल टू किसके आएगा, मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, v बराबर जो आएगा ये आएगा 2 पाई जेड ई स्क्वायर वाई किसके, NH के। ये v का मान आ जाएगा यहाँ से। अब हमें r की भी वैल्यू पता चल गई और b की भी वैल्यू पता चल गई, तो यहां से हम लोग देखें कि जो v है, यहां से एक रिलेशन आएगा, तो इस प्रकार अब यहां देखो जो v है वह n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, यहाँ देखो n नीचे है और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n के, यानी यहां से अगर एक संबंध निकल करके आता है, यदि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, यदि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, तो v का मान क्या होगा, v का मान घटेगा, v का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि जो सेल है, जो कक्षा है, वह न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। जैसे सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की होगी जो न्यूक्लियस के जितना करीब होगा। जो जैसे मान लिया पहले, दूसरे, तीसरे में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी की तुलना करनी है हमें, तो जो पहले सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी होगी वह सबसे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सेकंड एंड थर्ड की तुलना में। सेकंड वाले की थर्ड से ज्यादा होगी और थर्ड वाले की क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो यानी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/n के। यदि कक्षाओं की संख्या यहाँ पर देखो बढ़ाई जाए तो v का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से घटेगा। तो ये रिलेशन निकल करके आया v इज इक्वल टू 2 पाई जेड ई स्क्वायर बाई NH से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसकी एनर्जी के बारे में बात करते हैं, एक आगे बढ़ते हैं, एक स्टैंडर्ड लेवल पे और चलते हैं हम लोग। हाँ, तो देखो दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से हम लोगों ने r का मान और v का मान निकाल लिया। अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के संदर्भ में बात करें कि उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी या उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, तो यहां पर देखें कि जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv किसके, स्क्वायर के, हाफ mv स्क्वायर के होता है। तो अब इस समीकरण में अगर हम लोग b का मान रख लें तो b का मान
रखने पर, V का मान जब हम लोग रखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो निकल करके आती है हाफ m इंटू वी स्क्वायर यानी कि इस पूरे के पूरे समीकरण का स्क्वायर कर दें हम लोग तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, पाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, e टू द पावर 4 और ये पान किसके हो जाएगा, यानी स्क्वायर या एच स्क्वायर के। अगर इसको हम लोग 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, काइनेटिक एनर्जी निकल करके कितनी आ जाएगी यहां से 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर m e टू द पावर किसके 4 के और ये पान यानी स्क्वायर किसके एच स्क्वायर के। ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आई, ये इसकी क्या आई, काइनेटिक एनर्जी आई। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहें तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है माइनस जेड स्क्वायर बाय किसके आर के। अब यहां से हमने काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए V का मान रखा था समीकरण में, अब यहां से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए R का मान रख लें। तो जो R का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, तो जब R का मान हम लोग रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है यहां से माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर की वैल्यू यहां पे कितनी है, यानी स्क्वायर एच स्क्वायर और यह पान हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर जेड यम और ई टू द पावर किसके 2 के। ये ऊपर जाकर के इसका मल्टीपल हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी माइनस 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यम ई टू द पावर 4 क्यों होगा, क्योंकि ई स्क्वायर यहां भी है, ई स्क्वायर यहां भी है, ई स्क्वायर का ई स्क्वायर में मल्टीपल करेंगे ई टू द पावर 4 आ जाएगा और ये पान आ जाएगा यानी स्क्वायर और एच स्क्वायर की। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आई, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी और ये इसकी क्या निकल करके आई, पोटेंशियल एनर्जी निकल करके आई। तो अगर इसकी कुल ऊर्जा निकालनी हो हमें, कुल ऊर्जा कितनी आएगी, तो कुल ऊर्जा यानी E बराबर काइनेटिक एनर्जी और प्लस किसके पोटेंशियल एनर्जी यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग निकल करके आएगा वो कुल ऊर्जा के बराबर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना है, आप जानते हैं कि ये है 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यम ई टू द पावर 4, ई टू द पावर किसके है 4 के है और ये पान एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये प्लस और ये माइनस में होगा 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यम ई टू द पावर 4 और ये पान एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिखाई दे रहा सभी, हाँ। तो E की वैल्यू क्या निकल करके आएगी यहां से 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यम ई टू द पावर 4 अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब प्लस माइनस का मल्टीपल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यह आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यम ई टू द पावर 4 अपान एन स्क्वायर एच स्क्वायर के। अब देखो ये वैल्यू पॉजिटिव में है और ये वैल्यू निगेटिव में है, तो अगर घट जाएगा तो घट करके कितना आएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर सॉरी 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यम ई टू द पावर 4 और ये मान किसके हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर के। यानी E का मान जो आया, E का मान नेगेटिव में आया, यानी कि अगर हम लोग बाहर से एनर्जी दे रहे हों तो वह एनर्जी किसको प्राप्त होगी, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगी। क्लियर है सभी को यहाँ से। यानी एक बार फिर से आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के। V से यहाँ से V का मान रख लिया हमने, तो V का मान कितना है देखो 2 पाई जेड स्क्वायर बाई एन एस के है। अब यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी अपने को मिल जाएगा 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम इनटू द पावर 4 अपन किसके एन स्क्वायर एच स्क्वायर के आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है। अगर इसकी स्थितिज ऊर्जा की कैलकुलेशन करें हम लोग तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये इक्वल टू होती है माइनस जेड स्क्वायर बाई किसके आर के। अब यहाँ से हम लोग समीकरण जो पहले हम लोगों ने आर की वैल्यू निकाला था उस आर का मान अगर इस समीकरण में रख दें तो अपने को पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलती है माइनस 4 पाई स्क्वायर, ये पाई है आप यहाँ पर -2 इसे ना समझेंगे,
ये पाई स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब कुल ऊर्जा अगर निकालनी हो तो कुल ऊर्जा में हम लोग क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी जो अपने को आती है वो माइनस में आती है 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन किसके, एन स्क्वायर एच स्क्वायर के। यानी कि अगर हम लोग बाहर से ऊर्जा देते हैं किसी भी एटम को तो ऊर्जा किसको प्राप्त होगी, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होगी। इतनी चीजें क्लियर हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इनके ऊर्जाओं का अंतर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो आगे बढ़े दोस्तों हम लोग, तो देखेंगे यहां से E की वैल्यू कितना आया हमारा, -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर और एच स्क्वायर के। यानी कि जो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। अगर हम लोग जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो उसके ऊर्जाओं का अंतर कितना आता है, अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं उसके बारे में हम लोग। यानी इलेक्ट्रॉन के कक्षा परिवर्तन के समय ऊर्जाओं में अंतर जो होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करता है तो ये होता है आपका En1 माइनस En2 और ये इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 और ये अपान एच स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपान N1 का स्क्वायर और ये -1 अपान किसके, N2 के स्क्वायर के। ठीक है, अब N1 माइनस N2 क्या है, यहाँ पे डेली है, तो ये डेली बराबर किसके हो जाएगा, -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपान एच स्क्वायर और 1 अपान N1 का स्क्वायर माइनस किसके, 1 अपान N2 के स्क्वायर के। ठीक है, क्लियर है सभी को। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो डेली होता है ये h इंटू न्यू के बराबर होता है, तो हम डेली की जगह पर h इंटू न्यू कर सकते हैं। यानी h इंटू न्यू बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ से -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपान एच स्क्वायर और ये अपान किसके हो जाएगा, 1 अपान N1 का स्क्वायर -1 अपान किसके, N2 के स्क्वायर के। क्लियर है सभी को। अब यहां से देखो न्यू की वैल्यू रख दें, क्योंकि न्यू बराबर c बाई लेमडा के, न्यू बराबर किसके होता है, c बाई लेमडा के। तो यहां पर जो आएगा हमारा h इंटू सी बाई लेमडा और ये बराबर आ जाएगा -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 और ये पान ये आपका h है, h स्क्वायर और ये आएगा आपका 1 अपान N1 का स्क्वायर -1 अपान किसके, N2 के स्क्वायर के। क्लियर है सभी को यहां तक। आगे देखें हम लोग, अब यहां से देखो अगर पक्षांतर किया जाए तो यहां से 1 बाई लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाई लेमडा जो निकल करके आएगा ये आएगा -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 और ये अपान आ जाएगा c इंटू लेमडा क्यूब के और ये 1 अपान N1 का स्क्वायर -1 अपान N2 का स्क्वायर। यानी 1 बाई लेमडा की वैल्यू कितनी निकल करके आई, -2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 अपान c एच क्यूब और ये आ जाएगा आपका दोनों की कक्षाओं की ऊर्जाओं का डिफरेंस आ जाएगा। यानी चूंकि इसकी जो वैल्यू होती है रिडबर्ग कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी 1 बाई लेमडा बराबर हम लिख सकते हैं कि -r 1 अपान N1 का स्क्वायर -1 बाई किसके, N2 के स्क्वायर के। तो इस तरीके से ऊर्जाओं का अंतर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जहां लेमडा क्या है, ये तरंग दैर्ध्य है, r जो है ये रिडबर्ग नियतांक है, N1 क्या है, पहली कक्षा है, N1 पहली कक्षा और N2 क्या है, यहाँ पे दूसरी कक्षा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं,
बोर परमाणु मॉडल को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया आज, मैंने आपको बता दिया कि बोर परमाणु मॉडल में कि MBr इक्वल टू NS के बराबर होता है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि बोर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए 1913 में एक अपना नियम बनाया, जिसे हम लोग एक अपना सिद्धांत दिया, जिसे बोर परमाणु मॉडल कहा जाता है। इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, ये उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग यानी MBr का मान NS अपान किसके हो, 2 पाई के बराबर हो। मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमते हैं उसे अस्थायी कक्षा कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का सतत निष्कर्षण नहीं करता, ये कक्षा परिवर्तन के समय ऊर्जा का निष्कर्षण अथवा अवशोषण करता है। उनकी ऊर्जाओं का जो अंतर होता है डेल्टा इज इक्वल टू H इंटू न्यू के बराबर होता है। घूमता हुआ वृत्तीय पथ पर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपकेंद्र बल द्वारा संतुलित रहता है, जो नाभिकीय बल से क्या होता है, उत्पन्न होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि अपकेंद्र बल बराबर किसके, नाभिकीय बल के। तो वहां से हमने कैलकुलेट किया था R की वैल्यू। उसके बाद R की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख करके V की वैल्यू कैलकुलेट किए। उसके बाद में फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया। तत्पश्चात उसके हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड किया। टोटल एनर्जी निकालने के बाद अगर दो कक्षाओं में ऊर्जाओं का अंतर निकालना है तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं दो कक्षाओं में ऊर्जाओं का अंतर। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये था आपका बोर परमाणु मॉडल। कैसा लगा आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। देन बाय टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कल फिर मिलते हैं।